अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक टास्क फोर्स टीम तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने कल यानी वाक़ 11 तारीख को आसिफाबाद जिला जनवर वक्फ इदारों मस्जिदों का स्पॉट मुआयना किया है। हालिया वाक़यात के दौरान होने वाले नुकसानात का पता लगाने और मरम्मत नुकसानात वगैरह की फौरी जरूरत का पता लगाने के लिए ताकि तेलंगाना वक्फ बोर्ड हैदराबाद से जरूरी मदद फराहम की जा सके। टास्क फोर्स टीम तेलंगाना वक्फ बोर्ड को भी इस मामले में फौरी तौर पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। मदरसा चार है, चार मस्जिद का एक मदरसा छोटा ये इसको कितना कास्ट पूरा क्या हर एक का कास्ट ये पूरे यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट लोग हैं जिनको पूरा आइडिया रहता है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट जी करेक्ट करें, इसको सेल करके देखिए आप सेल और इसमें आप लोगों जो है फिर इसको रिनोवेशन करने के वास्ते कितना होगा। अच्छा वो एस्टीमेट बना ले, वो एस्टीमेट ये आइटम का अपन डाल ले, फिर उसको अपन इसको फिर रिस्टोर करना बोला तो मजदूरी लगती ना। कोकटपल्ली कांग्रेस पार्टी के सीनियर खैदीन गोटी मखला वेंकटेश्वर राव जी वीआर अन्ना गारू ने कोकटपल्ली डिवीजन पापा रायडू नगर वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम कायम विनायका मंडप का दौरा किया और भगवान विनायका को खुसूसी पूजा की और अन्ना प्रसाद प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वायस शर्मिला रेड्डी ने पेड्डापुरम मंडल के केंद्रकोटा गांव में सैलाब सदा फसलों के खेतों का मुआयना किया है। फी एकड़ 10,000 नहीं 25,000 मुआवजा फौरी तौर पर दिया जाए। बाबू और जगन की जदीदकारी पर वाईएसआर का इखलास नहीं रखते। वायस शर्मिला रेड्डी एपीसीसी चीफ ने कहा है कि एलरो ने किसानों को सैलाब में डाल दिया था। हजारों एकड़ जेर आब आ गई है। इसकी वजह रियासती हुकूमतें हैं। किसी ने एलोर की मरम्मत पर तवज्जो नहीं दी है। मरम्मत करने वालों या किसानों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। हर किसान को अब तक 30,000 तक की सरमायाकारी का नुकसान हुआ है। सरमायाकारी की रकम भर गई है। हुकूमत को इस नुकसान का जवाब देना चाहिए। जदीदकारी के काम वाईएसआर के दौरे हुकूमत में शुरू किए गए थे। उन्होंने 135 करोड़ जारी करके काम भी शुरू कर दिया। वाईएसआर की मौत के बाद किसी ने जदीदकारी पर तवज्जो नहीं दी। अब बाबू जगन कह रहे हैं कि ये गलत है। जगन बाबू कहते हैं कि ये गलत साबित होगा। बाबू के दौर में जदीदकारी क्यों नहीं की गई? उनमें से किसी को भी पिछले 10 सालों में जदीदकारी की परवाह नहीं रही। जगन के दौरे हुकूमत में प्रोजेक्ट्स को हवा में छोड़ दिया गया है। 1 इंच भी मिट्टी नहीं हटाई गई है। जगन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डैम फट रहे हैं। लापरवाही के नतीजे में रियासत भर में 6 लाख एकड़ जमीन को नुकसान हुआ है। चंद्रबाबू ने कहा है कि वो 10,000 फी एकड़ मुआवजा देंगे। 1000 दे तो बताए कौन सा गोशा काफी है। 10 फी एकड़ कम से कम 25,000 मुआवजे का ऐलान किया जाए। వాపోతున్నారు। వీటన్నిటికీ సమాధానం చెప్పాల్సింది ప్రభుత్వమే। అసలు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రోజుల్లో ఏలేరు రిజర్వాయర్ కింద ఉన్న కెనాల్స్ ని మోడర్నైజేషన్ చేయాలి, ఆధునీకరణ చేయాలి, దానిని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అని రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు దానికోసం ఫండ్స్ శాంక్షన్ చేసి శంకుస్థాపన కూడా చేశారు। రైట్ కెనాల్, లెఫ్ట్ కెనాల్ అని పనులు కూడా మొదలు పెట్టారు। కానీ దురదృష్టవశాత్తు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు వెళ్లిపోయిన తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వాలు ఒక్కటి కూడా పట్టించుకోలేదు। మన రాష్ట్రం 10 ఏళ్ల అయింది ఏర్పడి, కనీసం రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాకైనా ఈ చిన్న రైతుల గురించి వీళ్ళ గురించి ఆలోచన చేస్తారు అంటే 5 సంవత్సరాలు చంద్రబాబు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు, తర్వాత 5 సంవత్సరాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు। ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు చెప్తున్న మాట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కారణం దీనికి। జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేము కాంట్రాక్ట్ ఇస్తే దాన్ని ఆనర్ చేయలేదు, క్యాన్సిల్ చేశారు। పోనీ ఆయన వేరే పనులు చేశారా అంటే చేయలేదు, కాబట్టే ఈ ముప్పు వచ్చింది అని చంద్రబాబు గారు చెప్తున్నారు। మరి దీని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం సమాధానం చెప్తారో చెప్పాలి। ఇది ఏ మాత్రం రిపేర్ వర్క్స్ చేస్తున్నా, దీన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నా ఈ రోజు రైతులకు ఇంత కష్టం వచ్చుండేది కాదు। మళ్లీ చెప్తున్నాం, చంద్రబాబు గారే చెప్తున్నారు 6 లక్షల ఎకరాలలో పంట నష్టం జరిగింది అని। ప్రతి రైతు కనీసం 30,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టానని చెప్తున్నాడు। నిన్న చంద్రబాబు గారు వచ్చారు, ఇదే జిల్లాకు వచ్చారు, 10,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పారు। కానీ చంద్రబాబు గారు 10,000 రూపాయలు సరిపోదంటున్నారు రైతులు। కనీసం 25,000 25,000 ఇయ్యకపోతే మేము కనీసం అప్పులు కూడా తీర్చుకునే పరిస్థితిలో లేము అని చెప్తున్నారు। గత ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 4,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం రైతుల పంట నష్టపరిహారం కోసం పక్కన పెడతామని చెప్పి రైతుల్ని
మోసం చేశారు. మీరు మళ్ళీ అదే చేయకండి. రైతుల్ని ఆదుకుంటామని చెప్పారు, 10,000 ఇస్తామని చెప్పారు. దయచేసి దాన్ని 25,000 చేయకపోతే ఈ కౌలు రైతులు ఖర్చు పెట్టుకున్న రైతులకి ఇవ్వకపోతే వీళ్ళు కోలుకోవడం అసాధ్యం. మళ్ళీ చెప్తున్నాం, చంద్రబాబు గారికి కనీసం 6 లక్షల ఎకరాలలో పంట నష్టం అని మీరే చెప్తున్నారు. ప్రతి ఎకరాకి కనీసం 20,000 25,000 చంద్రబాబు గారు వెంటనే కౌలు రైతుకు ఏ రైతు అయితే ఖర్చు పెట్టుకున్నాడో ఆ రైతు చేతికి ముట్టేటట్టు యంత్రాంగం చూడాలని చంద్రబాబు గారిని డిమాండ్ చేస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. వెంటనే ఏలేరు కెనాల్ వర్క్స్ కూడా మొదలు పెట్టాలి. ఎలాగైతే బొడమేరు మీద పనులు జరగాల్సిన అవసరం ఉందో ఇట్లా ఏలేరు అయితేనేమి ఇంకా మిగతా పనులు ఎన్నో ఉన్నాయి, ఎన్నో ప్రాజెక్టులు, ఎన్నో కెనాల్ వర్క్స్, అన్నిటి మీద అవగాహన తెచ్చుకొని వెంటనే పనులు మొదలు పెట్టాలని కూడా కాంగ్రెस पार्टी डिमांड చేస్తుంది. गणेश पूजा के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की रिहाइश गाह पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे पर एक जबरदस्त सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। अपोजिशन लीडरों की एक हिस्से ने इस मीटिंग पर तनकीद की है। उनमें से एक का कहना है कि ये एक गैर आरामदेह पैगाम भेजता है। बीजेपी ने जवाबी हमला करते हुए कहा है कि गणेश पूजा में शिरकत करना जुर्म नहीं है और जज और सियासतदान अक्सर डाइस में शरीक होते हैं। इंसानों में गुलामों और बांदियों की जिंदगी अजीरन थी। वो जिस्म व जिस्सा के एतबार से इंसान थे, लेकिन उनकी जिंदगी जानवरों से बदतर थी। उनकी अपनी जिंदगी नहीं थी, वो आका ही के लिए जीते और मरते थे। पूरी वफादारी और खिदमत के बावजूद उन्हें जुल्म सितम का सामना था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए भी रहमत साबित हुए। आपने मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को गुलामी की जंजीरों से निकालने का काम किया। कभी फिदिया के तौर पर लिखाने पढ़ाने का काम लेकर, कभी किस्म ज़हारा वगैरह के कफारे भी आजाद करने का हुक्म देकर उमूमी हुक्म ये दिया है कि गुलामों का ख्याल रखो, जो खुद खाओ उसे खिलाओ और इसे ऐसा ही पहनाओ जैसा तुम पहनते हो। इससे ताकत से ज्यादा काम न लो। आपने हजरत जैद के साथ हुस्न सलूक करके दिखला दिया, जिसके नतीजे में हजरत जैद ने अपने वालिदैन के साथ जाने की बनसत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में रहना पसंद किया। औरतों पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत साया फिगन हुई तो हुक्म दिया कि औरतों से बेहतर सलूक करो, तुम्हारे मातहत और तुम्हारे हुक्म की पाबंद है। तुम दोनों पर एक दूसरे के हुकूक है, किसी के हक की अदायगी में कोताही ना की जाए और हुस्न सलूक के साथ उनसे पेश आओ। अगर तुम इमसाक बिल मारूफ ना कर सको तो उन्हें हुस्न सलूक करके छोड़ दो, ताकि वो अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जी सके या दूसरी शादी करके नए सफर का आगाज कर सके। ज़माने ही जाहिलियत में बेवा औरत मनहूस समझी जाती है। आपने हजरत आयशा के अलावा बेवा और मुतल्लिका औरतों को अपने निकाह में लेकर उम्मत को पैगाम दिया है कि बेवा और मुतल्लिका औरतें मनहूस नहीं है। शौहर के मर जाने और बाज दफा नबाह न होने से तलाक पड़ जाए तो उनकी दिलजोई खैरगिरी के जितनी शक्लें मुमकिन है इख्तियार की जाए और उन्हें बेसहारा ना छोड़ा जाए। आपने बच्चों पर रहम करने का भी हुक्म दिया, उनकी अच्छी तालीम व तरबियत पर जन्नत की बशारत दी है। उनका निफ़क़ा बाप के सर रखा ताकि उन्हें बाल मजदूरी से बचाया जाए और उनके बचपन की हिफाजत की जा सके। उनके अच्छे नाम रखने की तलकीन की और बच्चों को बेसहारा छोड़ने को पसंद नहीं फरमाया। उन्हें जीने का हक दिया और उनको रोजी में तंगी के खौफ से हलाक करने से मना फरमाया है। यतीमों की किफालत को कार सवाब करार दिया और फरमाया है कि मैं और यतीमों की किफालत करने वाले हाथ की 2 मुतस्सिल उंगलियों की तरह क़यामत में साथ होंगे। खुद आपने यतीम की सरपरस्ती की और ईद के दिन एक रोते बच्चे को गले लगाकर हमें सबक दिया कि उनकी किफालत की फिक्र करो, उनके सर पर शफकत का हाथ रखो। ये हाथ रखना क़यामत में तुम्हें काम आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जब जानवरों की तरफ मुतवज्जे हुई तो बिला वजह उन्हें हलाक करने से मना किया है। अगर गोश्त खाने के लिए उन्हें जुबा करना है तो ऐसा तरीका अपनाओ कि उसे कम से कम तकलीफ हो। अगर जानवर नकल हमल के लिए रखे गए हो तो उस पर इसकी ताकत से ज्यादा बोझ न डालो। एक ऊंट की बिलबिलाहट सुनकर आप समझ गए हैं कि इसका मालिक इस पर ज्यादती करता है। ऊंट के मालिक अंसारी सहाबी को बुलाकर फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन जानवरों को तुम्हारा महकूम बनाया है, इसीलिए उन जानवरों पर रहम करो, ना तो उन्हें भूखा रखो और ना ही उनकी ताकत से ज्यादा काम लो। एक बार हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चिड़िया के 2 बच्चों को पकड़ लिया। चिड़िया चिल्लाने लगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन बच्चों को उनकी जगह पर रखाओ।
آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک فاحشہ نے اپنے موزے میں بھر کر کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی، اور ایک عورت نے بلی کو باندھ کر رکھا، کھانا پینا نہیں دیا، وہ بالآخر مر گئی تو اس عورت کو اس کی وجہ سے اسے جہنم کا مستحق قرار دے دیا گیا۔ واقعات بتاتے ہیں کہ جانوروں پر آپ کی شفقت و رحمت کس قدر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ درختوں کو بلا ضرورت کاٹنے اور جنگ کے موقع سے انہیں برباد کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ماحول کے تحفظ کا بڑا ذریعہ ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور تمہارے پاس اتنی مہلت ہو کہ تم ایک پودا لگا سکتے ہو تو لگا دو۔ پھلدار درخت لگانے والوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوا کہ جس درخت کے پھل سے انسانوں اور پتوں سے جانوروں نے فائدہ اٹھایا تو یہ صدقہ ہے، اور ایسی تمام کوشش جس سے فسادی ماحول خراب ہو، فضائی آلودگی پیدا ہو، اس کے خلاف ہے۔ ماحولیات کے تحفظ اور ہر قسم کے جاندار کے لیے پانی کی اہمیت ظاہر ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ اسے ناپاک نہ کرو، پینے اور دوسری ضرورتوں کے لیے اسے پاک و صاف رکھو، پانی میں پیشاب نہ کرو، سو کر اٹھو تو بغیر ہاتھ دھوئے پانی کے برتن میں ہاتھ منہ نہ ڈالو، پانی پیتے وقت برتن میں سانس مت لو، اور گھوڑے اور پانی کے برتن کو ڈھانک کر رکھو۔ یہ ہدایات ہر اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت کا مظہر ہے، اور اس کے علاوہ سب سے بڑا مظاہرہ قیامت کے دن ہوگا، جب سارے انبیاء کرام بخشش کے لیے سفارش اور شفاعت سے انکار کر دیں گے، سارے انسان پریشان ہو جائیں گے، ہر آدمی اپنے گناہوں کی بختر پسینے میں ڈوبا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیوی شوہر کی ہوگی، ہر آدمی سراسیمہ اور ہوا سے باختہ ہوگا۔ ایسے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفاعت کے لیے بارگاہ الہی میں سر بسجدہ ہوں گے، اور وہ سب کچھ مانگیں گے جو اللہ رب العزت ذہن و دل میں ڈالیں گے، اور پھر خوشخبری سنائی جائے گی کہ گناہ گاروں کو بخش دیا گیا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اس شفاعت سے سوئے جنت روانہ ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کی رحمت سے اللہ کی مخلوق دنیا میں بھی مستفیض ہو رہی ہے اور آخرت میں بھی شفاعت کا کام آئے گا۔ شاعر نے کہا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری نے عہدیداروں کو مطلع کیا ہے کہ چیف منسٹر سری ریونت ریڈی اس ماہ کی 17 تاریخ کو منعقد ہونے والے تلنگانہ پرجا پالنا اس کے موقع پر پبلک گارڈن میں قومی پرچم لہرائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے قبل چیف منسٹر تلنگانہ پارک میں شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ سی ایس نے آج سیکریٹریٹ میں عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کی اور تلنگانہ کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ اس تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے قریبی تال میل سے کام کریں۔ محکمہ پولیس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ روڈ میپ کے مطابق مناسب ٹریفک کے انتظامات کرے اور لائٹنگ پوائنٹس اور بورڈنگ پوائنٹس کو درست طریقے سے تفویض کرے۔ ٹی جی سیٹ 2024 کے امتحانات کا ہموار انعقاد آخری دن بھی جاری ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی آج ٹی جی سیٹ 2024 کے آخری سیشن میں انچارج وائس چانسلر ایم دانا کشور کے ذریعے پاس ورڈ جاری کیا گیا ہے۔ دیگر معززین موجود تھے پروفیسر بی لکشمن نارائن، رجسٹرار او یو اور او ایس ڈی 2VC پروفیسر بی ریڈیا نائک، ممبر سیکرٹری پروفیسر جی نریش ریڈی، ڈائریکٹر MSRCP رگھوپتی اور پی رمیش، سیکرٹری TVC تلنگانہ اسٹیٹ اہلیت ٹیسٹ 2024 اپنے تیسرے اور آخری دن 24 نامزد کمپیوٹر پر مبنی لسٹ تیار کر رہی۔ پہلے اور دوسرے دن کی کامیابی کی بنیاد پر تیسرے دن امتحانات بغیر کسی رکاوٹ اور پریشانی کے آگے بڑھے۔ دوپہر کے اجلاس میں حاضری 69.05% ریکارڈ کی گئی، جبکہ دوپہر کے اجلاس میں حاضری 69% رہی۔ یہ تلنگانہ بھر میں مختلف تدریسی عہدوں پر اہلیت کے خواہشمند امیدواروں کے مسلسل اعلیٰ شرکت کی عکاسی کرتا ہے۔ ریاستی میونسپل اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکرٹری ایم دانا کشور نے ٹاؤن پلاننگ کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ TG بائی پاس سے کارروائی کرے۔
چیف سیکرٹری نے جمعرات کو سیکریٹریٹ میں منصوبہ بندی کے عہدیداروں کے ساتھ مقررہ وقت کے اندر آن لائن لے آؤٹ اور بلڈنگ کنسٹرکشن پرمٹ دینے کے لیے ٹی جی بائی پاس درخواستوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ٹی جی بائی پاس کی درخواستوں کو جلد نمٹایا جائے گا۔ اگر درخواست کے ساتھ منسلک ہونے والے دستاویزات میں سے کوئی بھی غائب ہو تو درخواست دہندے کو اس کے بارے میں مطلع کیا گیا ہے۔ بھینسا بلدیہ دفتر میں گنیش تہوار کے پرامن اختتام کے لیے محمد جابر احمد نائب صدر نشین بلدیہ ضلعی صدر مجلس کی نگرانی اور ضلع ایس پی جان کی شرمیلا کی قیادت میں علماء کرام مساجد کمیٹی صدر امام مؤذنین کے ہمراہ امن کمیٹی اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں ایڈیشنل ایس پی اویناش کمار، آر ڈی او کومل ریڈی، بلدیہ کمشنر راجیش، ٹاؤن سی آر راجا ریڈی وغیرہ موجود رہے۔ پہلے جو 8:30 بجتے پوائنٹ چھوڑا جاتا تھا وہ چیز بند ہو گئی، ہوئی نہیں ہوئی بولی اور میڈم یہ ہمارے یہ ہمارے جو ہے نا پورے ذمہ دار لوگ ہیں ہمارے پورے قوم کے، کچھ بھی اگر ہے اچھا پورا آپ کو یہ لوگ اس واسطے آپ سے ملانا تھا، میں ملا دیا اور پورا آپ کو مدد کریں گے۔ کیمروں میرے جو بتا سفر صاحب بول رہے 50 کیمروں کا ارجنٹ حیدرآباد سے منگا کے لگا دیا اور 50 جو منت تو دیں گے سننے کے لیے، فیس کے واسطے ہم ہماری پہنچ سے پورا ہم کام کریں گے۔ اور میڈم جیسا بولے کہ یہ رامپور کے واسطے آپ لوگ کتنے واٹس ایپوں میں چلے ہیں، صرف 10 منٹ کے اندر میڈم جو ہے نا میں بات کرنے کے بعد یہ بھی صاحب وہاں اسپاٹ پہ بھیجا کہ اتنی گڑبڑی ہے وہاں پہ، حالانکہ میڈم کو بھی ڈاؤن بولے، ڈاکٹر صاحب بھی ڈاؤن بولے، تو یہ ہونے کے بعد بھی میڈم اپنے جو اس میں انصاف سے ہٹے نہیں، اریسٹ کر کے بالکل جیل کو بھیجا۔ تو یہ کیا ہے، یہ آپ لوگوں کو پولیس پہلے کیا تھی اب کیا تھی وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ اس واسطے آپ لوگوں کو بول رہا ہوں کہ کون سے بھی واٹس ایپ میں جانے سے پہلے تحقیق کر لو، یا تو پولیس والوں کو بولیے نہ تو مجھے بولیے کہ فلاں ڈیٹ پہ فلاں ڈے کا ایسا ہوا چیئرمین صاحب کیا قصہ ہے، مجھے بھی آپ لوگ بولے تو میں میڈم کو ڈالتا ہوں، ہمارے ایس پی صاحب کو ڈالتا ہوں۔ اور اسی میں مسئلے میں جو ہے نا ابھی بہت پیسفل ہے ابھی بھائی صاحب بھی، اور کوئی بھی آپ کو کوئی تکلیف اگر ہوئی تو آپ بولیے، پولیس کی مدد کر سکتے بولے، ہمارے ایس پی صاحب ہمارے 5-6 آفیسرس اس میں ایڈ کر دیتے ہیں جو ہمیشہ نگرانی ہیں، اور کچھ اگر ہے تو رات میں کبھی بھی ہم تو آپ کو ہم کو اور پولیس کو بول سکتے ہیں۔ సో మనం పీస్ఫుల్గా చేసి మనల్ని అందరినీ అప్రిషియేట్ చేసేలాగా బిల్ షో బైన్సా అంటే గంగా జమున తహజీబ్ అంటారు కదా, సో అట్లా మనం హిందూ ముస్లిమ్స్ అందరం కలిసి బాగా పండగ చేసుకోవాలి। ఇది జంగ్ కాదు, ఇది త్యోహార్ అని చెప్పారు కదా, సో వీళ్ళు అట్లనే సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం। వజ్ర తీసినప్పుడు నాకు మా రాజిరెడ్డి ఒప్పుకోలేదు, మేడం తిరగాలి బైన్సాలో వజ్ర రోజు తిరగకపోతే కంట్రోల్ కారు అని। ఎందుకు కారు, ఏదన్నా అయితే నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసేయండి అని చెప్పి, ఏమైంది ఏం కాదు, ఎందుకంటే సభలో ఇన్సాన్ అయినా మరి, సో ఆ నమ్మకం నిలబెడతారని ఆశిస్తున్నాను। థ్యాంక్ యూ। سی پی آئی تلنگانہ اسٹیٹ سیکریٹریٹ کے ارکان ای ڈی نرسما وی ایس بوس، سی پی آئی حیدرآباد ضلع چھایا دیوی، اسسٹنٹ سیکریٹریز یادگیری بی اسٹالن اور دیگر نے تلنگانہ سیلاب کو قومی آفت قرار دینے اور فوری طور پر 2000 کروڑ روپے جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے حمایت نگر وائی جنکشن کے پاس مظاہرے میں حصہ لیا ہے۔ عادل آباد ضلع پولیس کا بنیادی مقصد ضلع کو غیر قانونی سرگرمیوں سے پاک بنانا ہے۔ عادل آباد ضلع ایس پی غوث عالم کی ہدایت پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ضلع پولیس سنجیدگی سے ہر ممکن کوشش کر رہی۔ اسی کے حصے کے طور پر عادل آباد ڈی ایس پی ایل جیون ریڈی کو آج موصول ہونے والی مستقل اطلاع کے مطابق جینت سرکل انسپکٹر ڈی سائی ناتھ اور جینت سائی کی قیادت میں بھورا چیک پوسٹ پر معائنہ کرتے ہوئے نرمل سے مہاراشٹر کے گوونڈیا ضلع کو منتقل کیے جا رہے 280 کنٹل پی ڈی ایس کے چاول ضبط کیے گئے ہیں۔ جینت سرکل انسپکٹر سائی ناتھ نے بتایا کہ ڈرائیور سے پوچھ تاچھ پر پتہ چلا ہے کہ چاول نرمل کے اناپورنا رائس مل ٹریڈرز سے مہاراشٹر کے گوونڈیا ضلع کے ولاس رائس مل میں لے جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے ضبط شدہ چاول محکمہ سول سپلائی آفیسر محمد واجد کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر نریش، رمیش اور کرانتی کے علاوہ دیگر عملہ موجود رہا۔
आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौर ने कहा है कि आदिलाबाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बेहतरीन तिब्बी खिदमत फराहम की जा रही है और यहां तक कि मुश्किल तरीन सर्जरी भी कामयाबी के साथ अंजाम दी जा रही है। उन्होंने जुमेरात के रोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में साथी डॉक्टर्स के हमरा खिताब किया। डॉक्टर जय सिंह राठौर ने कहा है कि हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबाजात में अब तक 2000 से ज्यादा सर्जरी कामयाबी से अंजाम दी गई है। उन्होंने बताया कि 2 दिन कबल हॉस्पिटल में एक मरीज के फसलियों के करीब आने वाली गुठली को निकालने के लिए तकरीबन 8 घंटे की मेहनत के बाद कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। ఇప్పుడు ప్రెస్ మీట్ వచ్చిన అందరూ హ్యాపీగా వస్తున్నారు, సంతోషం, థ్యాంక్ యూ. ఈ సపోర్ట్ ఇలాగే మేము కొనసాగించాలని కోరుతున్నాను. ఈరోజు మెయిన్ మన రిమ్స్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో 9 డిపార్ట్మెంట్తో నడుపుతున్నాం. అందులో మెయిన్ ఇప్పుడు మనకు చాలా స్పీడ్గా పోతున్న డిపార్ట్మెంట్ యూరాలజీ, ఆంకో సర్జన్, సైకియాట్రీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, పీడియాట్రిక్ సర్జరీ, న్యూరో సర్జరీ, అదేవిధంగా డర్మటాలజీ, రేడియాలజీ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈరోజు మెయిన్ ప్రెస్ మీట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే మన నిన్న ఆంకో సర్జన్ డాక్టర్ శ్రీకాంత్ గారు చాలా మంచి కేసు చేశారు. నిన్న సాంబార్కి వచ్చి సార్ ఒక కాంప్లికేటెడ్ కేసు చేశాను, ఇటువంటి కేసు మన ప్రజలను తీసుకెళ్తే మన యొక్క ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలు మహారాష్ట్ర కావచ్చు, హైదరాబాద్ కావచ్చు, రెఫర్గా చేయకుండా ఇటువంటి కేసు మనం బయట తీసుకెళ్తారంటే మంచి ఆలోచన అని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ నేను మెసేజ్ కొట్టాను. మీరందరూ వచ్చినందుకు నాకు ధన్యవాదాలు. మన దగ్గర ఇప్పటి వరకు సర్జికల్ ఆంకాలజీ కేసెస్ ఈ జనవరి నుంచి ఇప్పుడు ఒక 63 కేసు అయినాయి. అదేవిధంగా ఈఎన్టీ 1047, యూరాలజీ 787, పీడియాట్రిక్ సర్జరీ 213, న్యూరో సర్జరీ మొన్న 1 కేసు అయింది, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ 90 కేసులు, జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ టోటల్ రిప్లేస్మెంట్ కీళ్ళ మార్కులు ఉంది కదా అది 4 కేసు అయినాయి. అదేవిధంగా ల్యాప్రోస్కోపిక్ 43 కేసు అయినాయి. ప్లస్ మన ఏదైతే ఆదిలాబాద్లో రిమ్స్ సూపర్లో డియాడిక్షన్ సెంటర్ కూడా పెట్టాము, సైకియాట్రీ ప్లస్ ఎలక్ట్రోకన్సల్ట్ థెరపీ ఈసీటీస్ కూడా 80 అయినాయి. ఆ విధంగా టోటల్ 2400 కేసులు జనవరి నుంచి ఇప్పుడు అయినాయి. అందులో మెయిన్ ఇప్పుడు మనకు బర్నింగ్ ఉన్నది ఇప్పుడు యూరాలజీ అండ్ ఆంకో సర్జన్ చాలా ఎక్కువ వచ్చిన కేసులు. డాక్టర్ కార్తిక్ యూరాలజిస్టు, డాక్టర్ జక్కువ శ్రీకాంత్ ఆంకో సర్జన్. సో నిన్న చేసిన కేసు ఆంకో సర్జన్ శ్రీకాంత్ గారు ఒక మంచి కేసు ఇచ్చాడు. పేషెంట్ పేరు అభిషేక్, కేసు కూడా కిందికి వస్తున్నాడు. సో ఓవర్ టు శ్రీకాంత్, ఆ కేసు ఏంటి దాని గురించి శ్రీకాంత్ గారు చెప్తారు. आजाद उम्मीदवार खान साहब हल्का सैयद हुसैन ने घर घर जाकर अपने हल्के के मकीनों के मसाइल और खदशात को तवज्जो से सुनते हुए कम्युनिटी के साथ गहरा ताल्लुक कायम किया और अपनी अवामी खिदमत के अक़दामात से आगाह करने के लिए कीमती बसीरतें इकट्ठा की है। जहां मुकामी लोगों ने उनका वालिहाना इस्तक़बाल किया, रिहायशियों ने उनकी फलाह बहबूद के लिए उनकी लगन को तस्लीम करते हुए उन्हें अपने ताबून का यकीन दिलाया है। अपनी मुहिम के जरिए वानी का मकसद लोगों से राब्ता कायम करना और उनके खदशात को समझना, इस बात को यकीनी बनाना है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए और उन पर तवज्जो दी जाए। उनको इस अंधेरे के इस जो चादर बिछी हुई है उससे बाहर निकाल के इनकी ज़िंदगी को आसान करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अपने मंशूर में भी लिखा हुआ है किस सेक्टर में क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या करना है, टूरिज़्म में क्या करना है, एग्रीकल्चर में क्या करना है, हॉर्टिकल्चर में क्या करना है, शीप फार्मिंग में क्या करना है, वूल इंडस्ट्री को कैसे ये करना है, इको टूरिज़्म के हवाले से क्या करना है, हेल्थ विलेजेस के हवाले से क्या करना है, एडवेंचर टूरिज़्म के हवाले से क्या करना है, कैसे ये सारे सेक्टर्स को इनबिल्ट करके कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके लोग अपने बच्चों को यहाँ पे टूरिस्ट गाइड बना के, घोड़े वाले को वो लाइसेंस दे के, पढ़े लिखे बंदे को वो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप और इनोवेटिव आइडियाज़ दे के इन सब की मेंटरिंग करना। और 10,000 लड़कों को हमने कंटिन्यूसली एक कंसिस्टेंट मूवमेंट अब स्टार्ट करना है, उनकी तरबियत के हवाले से उनको आगे ले जाना है, बजाय इसके कि मैं रिवायती एक सियासत करूं। इनके ऊपर ऐसे मुसल्लत ये हुक्मरान, क्या बताए, ये तो एक अजाब है ऐसे हुक्मरान इनके ऊपर मुसल्लत हो जाना। उन्हीं की वजह से ये गुर्बत में है, आप समझ लीजिए इस चीज़ को। अगर उन्होंने सही तर्जुमानी की होती, रहनुमाई की होती, आज बेचारा इस परेशानी में नहीं होता। अब बजाय इसके कि मैं उस डर्ट को डिस्कस करूं, आपने अभी मुझे बोला कि एनसी पीडीपी वो ये मेरा एक अपना खुद लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदों के लिए दरकार तेलंगाना सेट 2024 अहलियत का इम्तिहान पर अमन तरीके से खत्म हो गया है।
गुज़िश्ता दिन टीजी सेट के इम्तिहानी पर्चे का कुलीदी पासवर्ड ओयू इंचार्ज वाइस चांसलर एम दाना किशोर ने जुमेरात को सेक्रेटरीट में अपने चैम्बर से जारी किया था। रियासत भर में 33,764 उम्मीदवारों ने टीजी सेट 2024 के इम्तिहानात में शिरकत के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर और सिद्दीपेट, महबूब नगर, वरंगल, खम्मम समेत अजला में कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट सीबीटी के 24 मराकज कायम किए गए थे। आखिरी रोज पहले सेशन में 69.05% और दोपहर के सेशन में 69% उम्मीदवार शरीक हुए। वाइस चांसलर दाना किशोर ने TGSET के मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर जी नरेश रेड्डी की टीम को मुबारकबाद पेश की है। मरकजी हुकूमत तेलंगाना रियासत में सैलाब मुतासरीन के मसाइल को कौमी आफत करार दे। CPI के रियासती असिस्टेंट सेक्रेटरी एन बाला मल्लेश ने मरकजी हुकूमत से फौरी तौर पर 10,000 करोड़ का ऐलान करने का मुतालबा किया है। आज जुमेरात के एन बाला मल्लेश ने इतना बल्ली मेरचल मलकाजिगिरी कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने CPI की क़ियादत वाले धरने से खिताब किया और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इसे कौमी आफत करार दे और 10,000 करोड़ की फौरी रिलीज का मुतालबा करे। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि रियासत तेलंगाना में शदीद बारिशों की वजह से फसलों को भारी नुकसान, मवेशियों के नुकसान और जानी नुकसान से बेपनाह मुश्किलात का सामना है। रियासत तेलंगाना में मूसलाधार बारिश की वजह से किसानों ने फसलों के नुकसान और मवेशियों के नुकसान पर तशवीश का इजहार किया है। गरीबों के मुतवस्सित तबके के मकानात मुनहदिम हो गए हैं और सैलाब से मुतासर लोगों ने इसे कौमी आफत करार दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट सीताराम का तवील अदालत के बाद जुमेरात को इंतकाल हो गया। वो 72 साल के थे। यचोरी को दिल्ली एम्स के ICU में रखा गया था, जहां वो सांस की नाली के शदीद इन्फेक्शन का इलाज करवा रहे थे। गुज़िश्ता चंद दिनों से वो वेंटिलेटर पर थे और डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। सीताराम यचोरी ने अपने सियासी तरबियत कम्युनिस्ट लीडर हरकृष्ण सिंह सरजीत के जेर साए हासिल की, जिन्होंने VP सिंह के नेशनल फ्रंट और मुत्तहिदा महज हुकूमत के दौरान अहम किरदार अदा किया है। यचूरी ने 1974 में स्टूडेंट्स में शमूलियत इख्तियार की, फेडरेशन ऑफ इंडिया और अगले साल CPI के रुकन बने। इमरजेंसी के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। उनकी क़ियादत में CPI ने कांग्रेस की क़ियादत वाली UPA हुकूमत की पॉलिसी पर दबाव डाला और पार्टी के अंदर एक मजबूत लीडर के तौर पर पहचाने गए। यचोरी की वफात से सियासी दुनिया में गहरा खला हो गया है और उनके साथियों CPI के लीडर के नारायणा ने उन्हें एक मुखलिस और बेलौस लीडर के तौर पर याद किया है। जोहार कम्युनिस्ट सीताराम येचूरी CPIM ప్రధాన కార్యదర్శి కాకుండా భారతదేశంలో వామపక్ష ఉద్యమానికి కూడా ఆయన ఒక ప్రత్యేక ఉండేవాడు. ఆయన స్పష్టమైనటువంటి భాష, తెలుగు, ఇంగ్లీషుతో పాటు దాదాపు 8 భాషల్లో ఆరితేనే ఉపన్యాసించేవాడు. విద్యార్థి వామపక్ష ఉద్యమానికి అంకితమై ఇక్కడ CPIMలో క్రియాశీల పాత్ర వహించాడు. CPIMలో ఉన్నటువంటి అనేక సైద్ధాంతిక పద్ధతుల్లో ఆయన నిష్ణాతుడు. UPA ప్రభుత్వం 1లో ఆయన ఒక సిద్ధాంతాన్ని, తన ప్రణాళికని తయారు చేసినటువంటి వ్యక్తి ఆయన. అంతేమన్నా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో, జాతీయ స్థాయిలో కూడా వామపక్ష ఉద్యమానికి ఆయన పెరగలిగినవాడు. చాలా ప్రచారం అందరికీ బాగా తెలుసు. జాతీయ స్థాయిలో, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సమావేశాల్లో కూడా నేను కూడా ఆయనతో కలిసి పాల్గొనడం జరిగింది. ఒక సోవియట్ యూనియన్లో, వియత్నాంలో వాటిలో కూడా. ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే CPIMకే కాకుండా వామపక్ష ఉద్యమానికి తీవ్రమైన లోటు. ఆయన మరణం అనేది చాలా తీవ్రమైన నష్టం CPIMకు. అదే ప్రజాతంత్ర ఉద్యమానికి, లౌకిక వ్యవస్థకి చాలా నష్టం. అందుకు ఉన్నటువంటి మతోన్మాద పార్టీలు విజృంభిస్తున్న తరుణంలో ఈ సమయంలో సమర్థవంతంగా గళాన్ని వినిపించేటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నటువంటి సీతారాం యేచూరి గారు అనేక ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్నాడు. ఆయన పార్లమెంట్లో మా సోదరులపై చేశాడు, బయట ఉద్యమాలు సాగించాడు. ఒక నిష్ణాత్మైనటువంటి వామపక్ష ఉద్యమ ప్రతినిధి చనిపోవడం అనేది చాలా బాధాకరం. వారి లేని లోటు తీర్చడం సాధ్యం కాదు. వారి మరణం పట్ల భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరఫున ప్రగాఢ సంతాపం తెలియజేస్తున్నాను. CPIM సభ్యులకి, వామపక్ష ఉద్యమకారులకి నా సంతాపాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।